नमस्कार दोस्तों। बीती कल की आधी रात इज़राइल की धरती बुरी तरीके से हिलना शुरू हो गई। आसमान में इज़राइल के आसमान में एक ऐसा आग का गोला उठा जिसे देख कर के लोग चिल्ला उठे और एक दूसरे से पूछने लगे क्या उनके ऊपर कोई एटम बम फट गया है या कोई एटम बम का अटैक हुआ है। वहीं पर दूसरी तरफ ट्रंप ने अचानक से एक पोस्ट कर दी। उस पोस्ट के बाद में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा तूफान आ गया है। जी हाँ, तूफ़ानी समंदर वाली एआई तस्वीरें बीते कल के दिन ट्रंप ने पोस्ट करी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर। और तस्वीर में ईरान का झंडा देख करके पूरी दुनिया समझ गई है कि कुछ बहुत बड़ा खेला होने वाला है। जी हाँ, खेल स्टार्ट होने वाला है। सो उधर दूसरी तरफ ईरान खुल करके साफ साफ ये कह रहा है कि 70 दिनों की जंग में ईरान ने अमेरिका और इजराइल का खेल बिगाड़ दिया है। मतलब उनको छठी का दूध याद दिलवा दिया है, दिन में उनको तारे दिखा दिया, उनको नाकों चने चबा दिया, उनको घुटने पर ले आया है। कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से ईरान का मैसेज यही था। क्या सच में मिडल ईस्ट किसी बहुत बड़ी जंग के दरवाजे की दहलीज पे खड़ा हुआ है या फिर किसी बहुत बड़ी जंग के मुहाने पे खड़ा हुआ है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, डाटा के साथ दिखाऊंगा, कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा, वो बयान और वो सीक्रेट मूव जो साफ साफ ये बताते हैं कि दुनिया अब बदल रही है और बदल रही है वो भी बहुत ही स्पीड से, बहुत ही तेज़ी से। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले पहली न्यूज़ की तरफ कि इजराइल में आखिरकार ये क्या हुआ बीती कल की रात। सो गाइस, 16 और 17 मई की रात इजराइल के कब्जे वाले शहर जिसका नाम है बेत समेत, ठीक है, बेत समेत के पास में एक धमाका हुआ जिसने पूरे इलाके को बुरी तरीके से हिला के रख दिया। दहशत बुरी तरह से फैलनी स्टार्ट हो गई कि उनके ऊपर किसी ने अटैक कर दिया। और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में आसमान में उठता हुआ विशाल आग का गोला दिखाई दे रहा है। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। कई लोगों ने यह कहा कि ये किसी मिसाइल टेस्ट जैसा नहीं है बल्कि एटम बम जैसा धमाका लग रहा था, क्योंकि कंपन बहुत तगड़ा हुआ, कई किलोमीटर तक इसका कंपन हुआ। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये धमाका किसी आम जगह नहीं बल्कि इजराइल के बेहद संवेदनशील डिफेंस कंपनी जो टोमर है उसके जो टेस्टिंग ग्राउंड है उसके पास हुआ। जी हाँ, यही कंपनी इजरायली सेना के लिए रॉकेट और मिसाइल इंजन डिज़ाइन करती है। जी हाँ, टोमर कंपनी रॉकेट और मिसाइल इंजन इजराइल के लिए मैन्युफैक्चर करती है। अब यहाँ से दोस्तों वार और ज़्यादा डरावनी हो जाती है। जी हाँ, कंपनी ने बयान दिया कि यह पहले से एक तय कंट्रोल एक्सप्लोजन था। लेकिन सवाल ये है कि अगर कंपनी के ग्राउंड के आसपास ये बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है, अगर ये सिर्फ एक टेस्ट था, अगर हम मान लेते हैं, तो आधी रात को बिना किसी चेतावनी के इतना बड़ा ब्लास्ट क्यों किया गया? दिया आसपास रहने वाले हज़ारों लोगों को पहले से अलर्ट क्यों नहीं किया गया? इजराइल की जनता पहले से दहशत में जी रही है। कब ईरान उनके शहरों के ऊपर हमला कर दे उन्हें खुद नहीं पता, किसी को नहीं पता। सोचिए, वो पहले से डरी हुई है, ऊपर से आप ऐसे धमाके कर रहे हैं, ऐसे ब्लास्ट कर रहे हैं बिना जनता को इन्फॉर्म किए। सोचिए, स्थानीय लोगों के मुताबिक धमाके की जो शॉक वेव थी वो कई किलोमीटर दूर तक महसूस हुई थी। जी हाँ, लोग घर से बाहर भागने लगे थे और कुछ लोगों ने तो इसे मिसाइल हमला समझ लिया था। और अब सबसे ज़्यादा सवाल तब उठ रहे हैं जब रिपोर्ट्स आए कि ब्लास्ट के बाद एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को अंदर जाने से रोक दिया गया। या फायर ब्रिगेड को अंदर जाने से रोक दिया गया। आखिर क्यों? अगर सब कंट्रोल में था तो फिर इतनी सिक्योरिटी और इतना सीक्रेट क्यों? अगर कोई मॉक ड्रिल थी तो उसमें आखिरकार एम्बुलेंस जैसी वस्तुएं आसपास क्यों नहीं दिखाई दे रही थी? सोचिए ना दोस्तों, मिडिल ईस्ट में ना इस वक्त हालात इतने तनावपूर्ण हो गए हैं कि हर धमाका सिर्फ धमाका नहीं माना जा रहा है, बल्कि लोग पूछ रहे हैं क्या कहीं कोई बड़ी जंग की तैयारी तो नहीं चल रही है? जी हाँ, कोई आप लोग ये डेमो टेस्ट तो नहीं कर रहे थे? दोस्तों, जब सरकार ना सच छुपाने लगे तो अफवाह नहीं बल्कि डर पैदा होता है जनता के मन में। और यही हसर इस समय इजराइल की जनता के साथ में भी हो रहा है और यही सेम कंडीशंस ईरान की जनता के साथ में भी हो रही है। यही सेम कंडीशन कहीं ना कहीं अमेरिका की जनता के साथ में भी हो रही है। लेकिन सब सरकार बातों को छुपाते रहते हैं, मीडिया में अपनी बाइट कुछ और देते हैं, बट अंदर दिमाग में इनके कुछ और चल रहा होता है। चलिए अब बात करते हैं उस तस्वीर के बारे में जो ट्रंप ने बीते कल अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करी थी। ये तस्वीर है एआई जनरेटेड। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक एआई जनरेटेड फ़ोटो पोस्ट करी और तस्वीर में जो ट्रंप हैं वो अमेरिकी नेवी के जहाज़ पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। पीछे तूफ़ानी समंदर है, कड़कड़ाती हुई बिजली है और समंदर में ईरानी झंडे वाले जहाज़। लेकिन असली धमाका तस्वीर नहीं, उसके ऊपर लिखा जो कैप्शन था वो था साइलेंस बिफोर द स्टॉर्म, मतलब कि तूफ़ान से पहले की खामोशी।
अब ज़रा टाइमिंग देखिएगा, मिडल ईस्ट में 8 अप्रैल से बेहद नाजुक सीज़ फायर लागू है ना, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जैसे अहम समुद्री रास्ते पर ईरान का इस समय कब्जा भी है। तनाव अभी भी बरकरार है, ध्यान रखिएगा। ईरान और इस समय यूएस के बीच में बिल्कुल कांटे की टक्कर चल रही है। ईरान चाहता है कि तमाम मेरी शर्तों को आप लोग मानिए, बट ट्रंप उसकी शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं है। और दोस्तों इस समय ईरान और यूएस के बीच में बिल्कुल कांटे की टक्कर है। दोनों के बीच में जो स्थिति है जूतम पे जार और सर फुटबॉल वाली स्थिति बनी हुई है। और ऐसी स्थिति में एक तरफ सीज़ फायर की बात चल रही है और दूसरी तरफ आप एआई जनरेटेड कुछ इस तरह की तस्वीरें यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल करके अप्रत्यक्ष रूप से अपने दुश्मन देश को धमकी दे रहे हो। या आखिरकार ट्रंप के दिमाग में चल क्या रहा है सोचिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर के दोनों के रिश्ते काफ़ी खट्टे हो चुके हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर वर्तमान में ईरान का कब्जा हो चुका है, ये हम बखूबी जानते हैं। जी हाँ, ये वही रूट है जहाँ से 20% तेल सप्लाई अन्य देशों तक पहुँचती है। और अगर यहाँ पे जंग भड़कती है तो तेल की कीमतें, डॉलर मार्केट और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। अब ऐसे समय में ट्रंप की यह पोस्ट सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट नहीं मानी जा रही है, बल्कि इसे ईरान के लिए एक सीधा मैसेज समझा जा रहा है। मतलब साफ है, सीज़ फायर हमेशा नहीं चलेगा। जी हाँ, कभी कभी ना जंग गोलियों से नहीं बल्कि तस्वीरों और संकेतों से स्टार्ट होती है, और यही हुआ है बीते कल के दिन। चलिए अब बात करते हैं ईरान के बहुत बड़े दावे की। जी हाँ, और अमेरिका के ख़त्म होते दबदबे के बारे में ईरान ने क्या बोला, इस बारे में हम बात करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर ईरान की संसद के स्पीकर हैं मोहम्मद बाकिर गलीबाफ। मोहम्मद बाकिर गलीबाफ, ध्यान रखिएगा इनका नाम। इन्होंने एक ऐसा बयान दिया है बीते कल के दिन जिस बयान ने एक बहुत बड़ा हड़कंप मचा दिया है, या जो सिर्फ मिडल ईस्ट नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति से जुड़ा हुआ बयान है। इन्होंने साफ साफ ये कहा है कि ईरानी जनता के 70 दिन के प्रतिरोध ने दुनिया में नई मल्टीपोलर वर्ल्ड की शुरुआत तेज कर दी है। यानी कि अब दुनिया सिर्फ अमेरिका के इशारों पर नहीं चलेगी। जी हाँ, गलीबाफ ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का जिक्र करते हुए साफ साफ ये कहा है कि दुनिया एक ऐसे बदलाव से गुजर रही है जो पिछली 1 सदी में नहीं देखा गया। वो बदलाव अब देखा जाएगा। सोचिए, पहले दुनिया में अमेरिका सबसे बड़ा सुपर पावर था, लेकिन अब चीन, रूस, ईरान और ग्लोबल साउथ के कई देश मिलकर के एक नया पावर ब्लॉक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सोचिए, हमारे ब्रिक्स का लगातार विस्तार हो रहा है। जी हाँ, हमारी ब्रिक्स कंट्री अपनी एक सेपरेट करेंसी स्टार्ट करने का प्रयास कर रही थी। आपको याद होगा लास्ट समिट में हमारा प्लान था ये, बट ट्रंप ने हमको धमकी दी कि अगर ब्रिक्स देशों का तमाम संगठन के जितने भी देश हैं अगर अपनी सेपरेट करेंसी लॉन्च करेंगे, उस करेंसी में व्यापार करेंगे अपना इंटरनल, तो मैं उनके ऊपर 500% टैरिफ लगा दूंगा। वो पल तो आपको याद होगा। फिर हमने अपनी करेंसी वाला जो था अपना विचार कुछ टाइम के ठंडे बस्ते में डाल दिया। भाई, हम लोगों का खुद का देश है, हमारा खुद का संगठन है। हम व्यापार चाहे अपने करेंसी में करें या फिर हम कैसे भी करें, तो ये 3rd पर्सन बोलने वाला कौन होता है? और हम लोगों ने इसकी बात को मान भी लिया कहीं ना कहीं। एक्चुअली इसके पीछे की वजह ये भी है कि हम मैक्सिमम अपने जो सामान एक्सपोर्ट करते हैं वो करते हैं अमेरिका के अंदर, ठीक है। और जो सबसे अधिक हम इंपोर्ट करते हैं वो करते हैं हम लोग चाइना से। वो आपको अच्छे से पता होगा, पूरा बाज़ार मेड इन चाइना से पटा हुआ है हमारा। कहीं ना कहीं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहीं भी अपनी गर्दन घुमा लो, आपको मिलेगा सारा सामान मेड इन चाइना का। एक्चुअली हमारा जो पूरा बाज़ार है ना, बाज़ार एक बैसाखी पर टिका हुआ है हमारा। जी हाँ, वो बैसाखी बनी है मेड इन चाइना से। बैसाखी हटी, हमारा बाज़ार पूरा हो जाएगा धराशायी। इसलिए कहीं ना कहीं चीन भी हमारे साथ में, हमारे अगेंस्ट कई बार हमारे ऊपर भी दबदबा बनाने का प्रयास करता है, हमको धमकाने का प्रयास करता है। गलवान घाटी में कुछ ऐसा ही हुआ था, वो पल तो आपको याद होगा। चलिए हम फिलहाल आते हैं वापस टॉपिक की तरफ। सो गाइस, ईरान दावा ये कर रहा है कि अमेरिका और इजराइल पिछले 70 दिनों में अपने कई रणनीतिक लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया है। या अमेरिका ने बहुत बड़ी बड़ी धमकियाँ दी थी वैसे ईरान को, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। लेकिन ईरान की IRGC ने यहाँ पर अमेरिका के ही शिप को कई बार लूटा है। जी हाँ, कई बार। उसके वीडियो उन्होंने खुद ईरान वालों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किए हैं। सोचिए, ईरान जिसको हम काफ़ी कमज़ोर देश समझ रहे थे, उसने अकेले अपने दम पर 70 दिन तक ये जंग लड़ी है। और आगे भी इसने अपनी जो शर्तें सुनाई है, उस शर्तों को सुनाने के बाद में इसने ये तक भी बोला कि अगर आप मेरी शर्तों को नहीं मानोगे तो मैं इस जंग को 10 साल तक और खींच सकता हूँ। और ईरान भी ना अब डे बाय डे काफ़ी शक्तिशाली हो रहा है, क्योंकि ईरान के सपोर्ट में अब आ चुके हैं रूस भी, और ईरान के सपोर्ट में अब आ चुका है चीन भी। और इसके साथ में अपने खुद के अलायंस पहले से काफ़ी स्ट्रांग है। और ईरान की सबसे बड़ी ताकत है वहाँ की जनता, कि यहाँ की जनता भी ईरान का साथ दे रही है।
सोचिए, ये होती है बेस्ट लीडरशिप। और दूसरी तरफ इज़राइल की जनता इज़राइल के ख़िलाफ़ खड़ी हुई है, ट्रंप की जनता ट्रंप के ख़िलाफ़ खड़ी हुई है। कितना बड़ा अंतर है। और यही वजह है दोस्तों कि ईरान अब खुद को सिर्फ एक देश नहीं बल्कि नई दुनिया के उभरते सेंटर के तौर पर पेश कर रहा है। जी हाँ, जब छोटी ताकतें एकजुट होने लगती है ना, तो सुपर पावर भी काफ़ी बेचैन हो जाता है। और इसलिए ट्रंप कहना कि काफ़ी बेचैन हो चुका है। जी हाँ, अब एक सवाल अब ये उठता है कि अचानक से रूस, यूएई और पाकिस्तान इतने एक्टिव क्यों हो गए हैं। जी हाँ, क्रेमलिन के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहान से एक लंबी बातचीत की। और इस बातचीत में मुख्य मुद्दा था ईरान और मिडल ईस्ट का बढ़ता हुआ तनाव। और दोनों नेताओं ने कहा कि इस टकराव को रोकने के लिए राजनीतिक और डिप्लोमेटिक बातचीत जारी रहनी चाहिए। मतलब साफ है कि दुनिया को डर है कि अगर ये जंग और फैली तो सिर्फ मिडल ईस्ट नहीं बल्कि पूरी दुनिया प्रभावित होगी। अब पाकिस्तान को भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पाकिस्तान ने सोचा था कि मैं सीज़ फायर करवा दूंगा, लेकिन सीज़ फायर में काफ़ी विफल रहा, क्योंकि ईरान एक भी इंच पीछे हटने के लिए तैयार नहीं रहा, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं रहा। पहली जो मीटिंग थी इनकी वो धराशायी हो गई। सो गाइस, पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर अचानक तेहरान पहुँचे हैं। जी हाँ, तेहरान मतलब कि यहाँ पर ईरान की राजधानी पहुँचे हैं। बॉर्डर ट्रेड, नए ट्रांजिट रूट और क्रॉसिंग पॉइंट्स पर बातचीत हुई है इनकी। ऊपर से ये सब आर्थिक बातचीत लगती है, लेकिन मिडल ईस्ट की राजनीति में ना ऐसी मीटिंग सिर्फ व्यापार के लिए नहीं होती हैं। और पाकिस्तान दोस्तों इस वक्त बहुत सावधानी से बैलेंस बना रहा है अपना, क्योंकि हालत खस्ता इसकी भी बढ़ी है जंग की वजह से। जी हाँ, एक तरफ ईरान से रिश्ते मजबूत कर रहा है पाकिस्तान, दूसरी तरफ अमेरिका से भी दूरी ये बनाना नहीं चाहता कि अमेरिका भी इस समय एक बहुत बड़ा सहयोगी देश है इस समय पाकिस्तान का। यानी कि पाकिस्तान खुद को इस पूरे संकट में पीस मेकर की तरह पेश करने की कोशिश कर रहा है कि मैं पीस मेकर हूँ, लेकिन ये भी कहने के अपना उल्लू सीधा कर रहा है। बट एक बात ध्यान रखिएगा कि ट्रंप एक ऐसा इंसान है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ट्रंप ने ठगा नहीं। ट्रंप सबको ठगता है। अगर ये टेम्परेरी इस समय पाकिस्तान की हेल्प कर भी रहा है ना, जैसे कि कभी भी कंगाली आती है पाकिस्तान में तो IMF तुरंत इसको दे देता है लोन। किसके कहने पर? अमेरिका के कहने पर। और इस समय जो पाकिस्तान इसकी हेल्प कर रहा है अमेरिका की, सीज़ फायर का ड्रामा करके या बातचीत का पीस मेकर बन करके, इसके पीछे भी इसका कोई बहुत बड़ी साजिश होगी पाकिस्तान के भी। दोनों आपस में क्या नहरे देला। सो गाइस, जहाँ बड़ी जंग का खतरा हो वहीं सबसे ज़्यादा एक्टिव हो जाती है कूटनीति। इन शॉर्ट में आप ये समझिएगा, और हर देश अपनी अपनी कूटनीति चाले चल रहा है। चलिए मिडिल ईस्ट की इस जंग से संबंधित बात करते हैं एक बहुत बड़ी मुद्दे पर। जी हाँ, गाज़ा और हमास के बारे में। तो गाइस, हमास के बड़े नेता ओसामा हमदान ने फ़तह मूवमेंट को एक बहुत बड़ा संदेश भेजा है बीती कल की रात। उन्होंने ये कहा है कि अब वक्त आ गया है कि फ़िलिस्तीन के बड़े गुट आपसी मतभेद भुला करके एक साथ आ जाएं। जी हाँ, इजरायली कब्जे के खिलाफ एक साझा नेशनल प्रोजेक्ट तैयार करना इसका उद्देश्य है। और दोस्तों, हमास और फ़तह के बीच सालों से राजनीतिक मतभेद रहा है, लेकिन अब जिस तरह पूरे इलाके में हालात बदल रहे हैं, उसके बाद फ़िलिस्तीनी गुटों पर भी एकजुट होने का दबाव बढ़ता जा रहा है। अगर दोनों गुट साथ आते हैं तो इससे मिडल ईस्ट की राजनीति पर एक बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। या जब हालात बेहद कठिन हो जाते हैं ना, तो पुराने दुश्मन भी साथ खड़े होने लगते हैं। और यही एग्जाम्पल हमको यहाँ पर दिख रहा है। तो दोस्तों, आज की सबसे बड़ी तस्वीर क्या निकल कर के सामने आई हमारे इस वीडियो की साफ तस्वीर सामने निकल के ये आई है कि इजराइल में रहस्यमयी धमाके हो रहे हैं। कुछ भी क्लियर नहीं कहा जा रहा धमाके की वजह क्या थी, वो कौन सा एक मॉक टेस्ट था या एक मॉक ड्रिल थी या क्या था, एक बहुत बड़ी टेस्टिंग थी। और दूसरी तरफ ट्रंप की धमकी भरी AI तस्वीरें। वहीं दोस्तों, ईरान का नया विश्व व्यवस्था वाला दावा, और दूसरी तरफ रूस और UAE की सीक्रेट बातचीत, और वहीं पर एक तरफ फ़िलिस्तीन में एकता की कोशिश। ये सारी घटनाएं अलग अलग नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये संकेत है कि मिडल ईस्ट में एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल बदलाव होने वाला है बहुत जल्द। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में ये तनाव डिप्लोमेसी से ख़त्म होगा या दुनिया एक नई और ख़तरनाक जंग की तरफ बढ़ने वाली है। बस वेट एंड वॉच।
बट दोस्तों आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं, क्या मिडिल ईस्ट में सीज़ फायर टिक पाएगा या फिर तूफ़ान से पहले की खामोशी सच साबित होने वाली है डोनाल्ड ट्रंप की? आपको क्या लगता है, कमेंट करके आप मुझको ज़रूर बताइएगा। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।